खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। जिला अस्पताल में रोगियों की भरमार के चलते लगी लंबी कतारें, 1200 मरीजों पर पहुंची दैनिक OPD। दुर्घटनाओं का सबब बनी हाई वोल्टेज विद्युत लाइनें, कठुमर और रैणी क्षेत्र में गंभीर रूप से झुलसे 2 ग्रामीण। नगर निगम और UIT ने फिर शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बारिश के पानी की निकासी और सुचारू यातायात है उद्देश्य। और घरेलू सिलेंडर की बढ़ी दरें और कांग्रेस ने लिया आड़े हाथ, पिछले अरसे में 89 रुपए प्रति सिलेंडर की हो चुकी है बढ़ोतरी। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में रोगियों का भारी जमावड़ा लग रहा है। रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को अस्पताल खुला तो मरीजों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली। यहां सुबह से ही पंजीकरण काउंटर, OPD कक्षों और जांच केंद्रों पर लंबी कतारें लग गई। सोमवार को करीब 1200 मरीजों की OPD दर्ज की गई, जिससे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर अतिरिक्त दबाव रहा। उधर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BS खत्री ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। हालांकि इस बार मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के कारण भीड़ और ज्यादा देखने को मिली है। वर्तमान में खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल संक्रमण से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर खत्री के अनुसार अलवर का सामान्य चिकित्सालय जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा मेवात क्षेत्र और पड़ोसी जिलों से भी मरीज उपचार के लिए यहाँ आते हैं। उधर बढ़ती भीड़ के चलते मरीजों को इंतजार करना पड़ा। इसके बावजूद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने व्यवस्थाओं को संभालते हुए उपचार उपलब्ध कराया। सर पहले तो संडे को जो छुट्टी हुई ना, उसके रुको मरीज इकट्ठा होकर भीड़ है। दूसरी बात जो मौसमी बीमारी है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार हो रही है, तो कुछ पेशेंट मरीज उल्टी दस्त के भी आ रहे हैं। अच्छा, अलवर के अलावा और जिलों के भी आ रहे हैं क्या? यहाँ बाहर के बाद जैसे भरतपुर यहाँ तक आते हैं। मेवात एरिया, भरतपुर, दौसा तक आते हैं। तो फिर उनको इलाज करते हैं कि हम वापस भेजते हैं? नहीं, इलाज करते हैं सबका। वापस तो भेज नहीं सकते सर। तो मतलब कुछ मिला कितनी OPD? 1000 के आसपास? हाँ, इतनी तो बैठ ही जाएगी। हाई वोल्टेज विद्युत लाइन से आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। अलवर जिले के कठुमर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में 11000 kV लाइन ट्रैक्टर ट्रॉली से छू गई। इस वजह से ट्रैक्टर में आग लग गई और बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलस गया। पीड़ित के परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग श्री राम मीणा ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी डाल रहा था। इसी दौरान नीचे की ओर झूलती विद्युत लाइन ट्रॉली से टच हो गई। ऐसे में ट्रैक्टर में आग लग गई और बुजुर्ग श्री राम मीणा गंभीर रूप से झुलस गया। उन्हें कठुमर से जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन 80% झुलसने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि ऊपर से जा रही 11000 kV की विद्युत लाइन जमीन से सिर्फ 8 फुट ही ऊपर थी। इसे ऊंचा करवाने के लिए पूर्व में मांग के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई और यह हादसा सामने आ गया। मेरा नाम भगवत मीणा है जी। बताइए, भाऊ जी का नाम क्या है? श्रीराम मीणा है, वो मेरा चाचा है जी। बताइए, और क्या हुआ इनके साथ? हुआ क्या, वो तार जा रहा लाइन, कई बार हम उनको लाइनमैन को अवगत करा दिया। एक सतीश मीणा है बड़ौदा कान का, उसको अवगत करा दिया। एक बार टूट गया, वो जोड़ गया। खम्भा दूसरा कटवा दिया साइड में खेत के, उस खम्भे पे तार लगा दो, इनकी खम्भे पे डालो, वो लगा। ये 3 फेज की लाइन है, 11000 वाली लाइन है। उसको कई बार मैंने IN साहब के पास चलेगा, मैं 2 बार एप्लीकेशन दिया, GN साहब को अवगत करा दिया, लाइनमैन को करा दिया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है हमारी। तार कितनी नीचे है? तार काफी नीचे है, वो दीवार ज्यादा 8 फुट होंगे, मुश्किल 7-8 फुट होते हैं। बाबा साहब क्या कर रहे हैं? बाबा साहब वहां से ट्रैक्टर निकाल रहे थे, वो अड़ गया उसके। गोविंद। कहाँ के रहने वाले हैं? राजपुर। बताइए, क्या हुआ फिर इनके साथ? वो बिजली की 2 लाइन जा रही है ऊपर, वो 11000 की, उसके करंट लग गया इसमें। क्या कर रहे थे ये? अब ट्रैक्टर चला रहे थे वहाँ पर। भरत कर रहे थे क्या? हाँ, भरत कर रहे थे ट्रैक्टर से। अच्छा, खुद का ही ट्रैक्टर था? खुद का ट्रैक्टर था। तो फिर ये कैसे हट गया उसके? वो लाइन नीचे थी ना, इस वजह से हट गए। हाँ जी। फिर उसके बाद में कहाँ का लगी है इनके? शरीर ज्यादा डैमेज हो गया, पूरा शरीर। हाँ जी।
और ट्रैक्टर की क्या स्थिति है? ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा डैमेज स्थिति में है। अच्छा तो ये लापरवाही है, क्या है, बात क्या मानते हैं? जिसको बिजली विभाग की लापरवाही मानते हैं सर। लाइन कौन सी है? 11,000 वाली। 11,000 जी। तो आपने पहले भी पूर्व में दिया था कि जी, पहले भी उनको पहले सूचित कर दिया, कई बार लिखित में दे दिया, फिर भी उन्होंने लापरवाही करी। तार नीचे है? तार नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे। तो ये बात कहाँ कर रहे थे? अपने घर पे ही। उधर रैणी थाना क्षेत्र के भणकपुरा गांव में रविवार शाम एक किसान हाई वोल्टेज विद्युत करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार 41 वर्षीय रतनलाल घर की बिजली आपूर्ति बाधित होने पर खंभे पर चढ़कर तार जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान उपयोग में लिए जा रहे प्लाज्मा कट होने के कारण 11,000 केवी विद्युत लाइन का करंट उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। हादसे में रतनलाल के पेट और हाथ गंभीर रूप से झुलस गए। उसे स्थानीय अस्पताल में अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां ग्रामीण का उपचार बर्न वार्ड में चल रहा है। एक गांव का कोई लाइट कट गई थी तो उसका फ्यूज लगा रहे थे प्लास से, तो प्लास में कोई कट थी, पता नहीं, गलती से पता नहीं था, तो उसकी वजह से करंट लग गया। घर के पास में ही है? हाँ, घर से पास में ही है। वैसे ये क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, जमींदार करते हैं। तो फिर कहाँ ले गए? पहले अस्पताल में ये लाया नहीं, यार रैणी ले गए थे, रैणी से फिर डायरेक्ट यहाँ अलवर। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर नॉर्मली बताया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आके डॉक्टर और चेक करेंगे, बाकी रात में नॉर्मली बताया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब बोल भी रहा है ठीक ठाक, कोई ऑपरेशन। अलवर शहर में बारिश के पानी की सुचारू निकासी नहीं हो पाती। इसके चलते जगह जगह पानी भरने की समस्या सामने आती है। बरसात से पहले नालों की सफाई, जल भराव की समस्या दूर करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। नगर निगम और यूआईटी द्वारा अभियान की शुरुआत विकास पथ से की जाएगी। इसके तहत सबसे पहले नालों, सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। उद्देश्य है कि बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू रहे और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नगर निगम ने करीब 15 दिन पहले भी शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन यह अभियान 2 दिन बाद ही सिमट कर रह गया। इसके बाद शुक्रवार को गौरवपथ क्षेत्र में कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन उस दिन भी अभियान को टाल दिया गया। लगातार टल रही कार्रवाई को लेकर शहर में चर्चाएं बनी हुई थी। अब निगम ने दोबारा रणनीति तैयार कर इसे गति देने का फैसला किया है। आयुक्त सोहन सिंह नरुका की अध्यक्षता में निगम कार्यालय में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसके बाद व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की गई। व्यापारियों ने अभियान पर सहमति जताते हुए सभी के खिलाफ समान और निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग रखी। उधर आयुक्त नरुका ने बताया कि अभियान को लेकर पहले ही ई रिक्शा के माध्यम से शहर में लोगों को अवगत कराया जा चुका है। साथ ही संबंधित टीमों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अलवर शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए आज संयुक्त व्यापार महासंघ और अलवर जिला व्यापार महासंघ के साथ पृथक मीटिंग की गई है और दोनों जो व्यापार महासंघ है उनके द्वारा इस बात पर सहमति जताई गई है कि अलवर शहर से अतिक्रमणों को हटवाया जाए और हटवाया जाकर अलवर शहर के जो रास्ते हैं उनको चौड़ा करवाया जाए, नालों की सफाई कराई जाए, ताकि आगामी मानसून सत्र में किसी तरह की परेशानी नहीं हो और व्यापारियों के जो रास्ते हैं, आमने के रास्ते हैं, उनको क्लियर कराया जाए ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इस बात बिल्कुल आज इस मीटिंग में यूआईटी के अधिकारी मौजूद रहे थे और यूआईटी के अधिकारी और निगम की टीम जो है वो मिलकर इस काम पर जा रही है। अपना काम कब से शुरू हुआ? आज से इस काम को स्टार्ट किया। इसका कोई प्लान बनाया गया है? बिल्कुल इसका प्लान बनाया गया है। 3 दिन से हमारा ई रिक्शा से हम प्रचार कर रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को ये मलाल ना रहे कि हमें सूचित नहीं किया गया। इस बात को लेकर हम पिछले 3 दिन से लगातार अनाउंसमेंट करवा रहे हैं और अनाउंसमेंट के जरिए हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हमें अतिक्रमण आज दिनांक से हटवाए जाने हैं, अपने अतिक्रमण या तो हटा लें अन्यथा निगम द्वारा हटवाए जाएंगे। तो जैसा कि आज व्यापार मंडलों से चर्चा हुई थी तो सभी इस बात से पहले से ही जानकार थे कि उनको पता है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी के द्वारा ये इस बात पर सहमति जताई गई है कि सभी जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो सबके साथ एक तरह से की जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उधर अलवर शहर में सोमवार शाम करीब 4 बजे नगर निगम और यूआईटी की संयुक्त अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई शुरू हुई। अभियान की शुरुआत नंगली सर्किल क्षेत्र से की गई, जहां शहर में सबसे अधिक यातायात दबाव रहता है। कार्रवाई के दौरान तीजा और उसके पास स्थित एक फास्ट फूड सेंटर द्वारा पार्किंग क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। निगम की टीम ने घेराबंदी के लिए बनाई गई दीवारों को तोड़ दिया और वहां लगाए गए लोहे के एंगल भी हटवा दिए। कार्रवाई की सूचना मिलते ही नंगली सर्किल से आगे के मार्ग
पर नालों और पटरी पर अतिक्रमण कर बैठे कई दुकानदार अपना सामान समेटते हुए नजर आए। इस दौरान तीजा और दूसरे फास्ट फूड सेंटर पर विरोध जैसी स्थिति भी बनी। संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालक दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन निगम अधिकारियों ने नक्शा और लेआउट मांगा, जो मौके पर उपलब्ध नहीं कराया गया। यूआईटी की ओर से पहले से किए गए ग्रीन मार्किंग के आधार पर निर्धारित सीमा से बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का जायजा लिया। नंगली सर्किल से भगत सिंह चौराहे तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। नगर निगम द्वारा पूर्व में पिछले 3 दिन से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जो भी सड़क मार्ग पे और पार्किंग एरिया में जाएगा। इसी अभियान की कड़ी में आज पहले दिन हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और वहीं संयुक्त व्यापारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका से मिला। साथ ही नगर विकास न्यास के भूमि अव्याप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका और तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल के साथ भी जनहित एवं व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की गई। मेहंदीरत्ता ने शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले संबंधित क्षेत्र की स्पष्ट मार्किंग करवाने का सुझाव दिया। साथ ही बाजार में पुरुष टॉयलेट की व्यवस्था एवं तीज के शमशान घाट की खराब स्थिति में सुधार की मांग भी रखी गई। अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष दयानंद गुप्ता, संरक्षक सुरेश गुप्ता, मीडिया प्रभारी हितेश ठाकुर, व्यापार समिति शिवाजी पार्क के अध्यक्ष संजय गुप्ता एवं होप सर्कस व्यापार समिति के संजय जैन उपस्थित रहे। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर 29 रुपए और महंगा कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। 14.2 किलोग्राम रसोई गैस घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि के साथ अब अलवर में घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 941 से 962 रुपए के बीच है। साथ ही स्थान और कंपनी के अनुसार मामूली अंतर हो सकता है। 1 जून को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी 42 से लेकर 53.5 रुपए तक का इजाफा किया गया था। साथ ही कंपनियों ने इससे पहले इसी वर्ष 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में 3 माह में गैस सिलेंडर के दाम में 79 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के मध्य चल रहे हालातों के चलते आपूर्ति सामान्य नहीं हो पा रही है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की मौजूदा कीमतों के चलते मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए भी इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय झूठे वादे कर जनता से वोट हासिल कर लिए गए और अब महंगाई की मार डाली जा रही है। आज आपका एटीएल चैनल और आपने भगवान जी बहुत अच्छा एक नेशनल इशू उठाया। सबसे बड़ी बात है, नेशनल इशू है ये, और इसके ऊपर नेशनल की बातें पूरा देश को अफेक्टेड कर रही हैं। अगर मैं इस एलपीजी की इतिहास की बात तो आपको बताऊं तो जहां तक मैंने पढ़ा है और जानकारी है, 1955 के अंदर 1955 के अंदर इस गैस का बर्मा सेल के नाम से एक इसका सिलेंडर बनना और शुरू हुआ और बॉम्बे से शुरू हुआ। 55 के बाद ये 65 के अंदर हमारे इंडियन गैस के नाम से इसका एक एलपीजी सिलेंडर शुरुआत हुआ। 70 और 90 के दशक में इसका प्रचलन बहुत हो गया। तो एक इसका मैसेज गया देश के अंदर, गैस की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वन को सुरक्षित करना, पर्यावरण को बचाना, और जो पॉल्यूशन अफेक्टेड हो रहे थे जो स्टेट, उनको बचाना। इसलिए इस एलपीजी का प्रशासन तेजी से बढ़ा और लगभग मैं समझता हूँ 2 करोड़ लोगों के कनेक्शन थे उस समय आपका 70 और 90 के दशक में। और हमने जब हमारी सरकार थी 14 के अंदर हमने जब छोड़ा, तकरीबन 15 करोड़ के लगभग कनेक्शन हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए थे। और हमारा मात्र एक रेट था, स्थायी रेट था, जो आम जनता उसको अफोर्ड कर सके। गरीब और अमीर सब बराबर सोच करके 470 रुपए, 370 रुपए, 400 के लगभग हमारा रेट हमने शो किया था और वो सब अफोर्ड कर रहे थे, इजी चल रहा था। क्या कारण हुआ? मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने डे बाय डे ईयरली उसका एक्सटेंड किया रेट, और आज के डेट में हर आदमी उसको परचेज नहीं कर सकता।
गरीब की तो बात ही छोड़ो, मध्यम वर्ग भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और आपने सुना आज से 1 महीना पहले 10-12 रुपए बढ़े और इस 1 महीने के भीतर ही आज 29-30 रुपए बढ़ा दिए। ये कहाँ का न्याय है? देश विकसित नहीं विनाश की तरफ ले जा रहा है सरकार। बहाना क्या करते हैं? ईरान का और अमेरिका का युद्ध का अफेक्टेड हो रहे हैं। मैं आपको इस बात का दोहराना चाहता हूं, युद्ध तो हमारी कांग्रेस सरकार में भी हुए थे। 71 का युद्ध हुआ और बाद में भी काफी अफेक्टेड पड़े हम, जो जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इन चीजों से हम अफेक्टेड पड़े, लेकिन हमने रेट नहीं बढ़ाया, हमने मैन्युफैक्चर किया, गैस का यहाँ स्रोत ढूंढे, रिफाइनरी लगाई। इसलिए कहते हैं कांग्रेस विकसित भारत बनाने की सोच रखती थी। ये सोच नहीं रखते, ये विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। आपने सोचा होगा हमारे समय में, मनमोहन सिंह के समय में देश दूसरे कंट्री रोड पे आ गए थे, लेकिन आप उस अर्थव्यवस्था को संभाला, उस इकोनॉमी को संभाला उन्होंने और देश के ऊपर आंच नहीं आने दी। ये सरकार मैं समझता हूँ देश की जनता का गला घोटने पे तुली हुई है, विकास की तरफ ध्यान नहीं। तो क्यों नहीं रिफाइनरी लगाते? मैं आपको याद दिला दूं, हमारे गहलोत साहब ने राजस्थान के बाड़मेर में रिफाइनरी की खोज करके उसका उद्घाटन किया। इन्होंने 5 साल निकाल दिया, उसका सही स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ और जब कंप्लीट भी हुआ तो उसके अंदर भगवान ने सुना, उसका डिस्टोर्ड हो गया, आग लग गई। तो ऐसा इनका विचार है। हमारे राजस्थान के अंदर तो बहुत साधन बन सकते हैं इस रिफाइनरी लगा करके। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ आसाम अंदर जो रिफाइनरी जो हमारे को मिलता है गैस और कच्चा तेल, वहाँ है, गुजरात से है, राजस्थान के अंदर है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारें। रेट बढ़ाने से, अपना सोर्स बनाने से अर्निंग का, अपनी ट्रेजरी भरने से देश का भला नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा, वो कहता था ना, मेरा न ऊपर न नीचे और न दाहिने और न बाएं, मैं तो फकीर हूँ, धोला चाह करके चला जाऊंगा। वो स्थिति आने वाली है। ये अपना बैग उठा करके भागने वाला है, क्योंकि बर्बाद कर दिया देश को। विदेशों से बैग खा करके बैठा है। क्या ट्रम्प, क्या ईरान, क्या इजराइल, क्या पाकिस्तान, पड़ोसी देश आंख दिखा रहे, इतनी ताकत नहीं है। वो एक समय था जवाहरलाल नेहरू से और राजीव गांधी तक, हमारे जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकारें बनी थी देश में, हमने सबसे ठंडी और मानवता रख करके और उससे अपना देश का विकास कैसे हो उस ढंग से हमने चलाया। आज ये फैल हो चुका है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को, अलवर शहर की जनता को चेताना चाहता हूं, ऐसे नालायक, मैं तो नालायक ही कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को वोट न दे, सतर्क रहें, सत्ता को चेंज करें, तभी हमारा देश का, प्रदेश का भला होगा। कुल मिलाकर डीजल पेट्रोल की दरें बढ़ने के बाद अब रसोई गैस के रूप में लोगों पर दोहरी मार सामने आई है। अलवर में बदमाशों ने दुकान बंद कर घर लौट रहे 2 चचेरे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। लात, घूंसों, लाठी से जमकर पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। घटना MIA थाना इलाके के भजीट और नंगला मार्ग की है। वारदात में एक युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर के अखेपुरा निवासी भूपेंद्र ने थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार तनिष और उसका चचेरा भाई संजय कैरवा जाट में जनरल स्टोर चलाते हैं। 5 जून की रात करीब 9 बजे दोनों भाई अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। भजीट और नंगला के बीच कार में सवार होकर आए 7 बदमाशों ने उनकी बाइक के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उन्हें रोक लिया। कई आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। कार से उतरते ही बदमाशों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इनमें खरखड़ा क्षेत्र का संजय और अकबरपुर निवासी ओम प्रकाश सहित 7 लोग शामिल थे। होकी और डंडों से हमले में संजय का पैर फ्रैक्चर हो गया और सिर में भी गंभीर चोटें आई। वारदात को अंजाम देने के बाद 7 आरोपी मौके से फरार हो गए। उधर घायल संजय को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी।
मैं और मेरा छोटा वाला भाई हम अपनी शॉप लगा के आ रहे थे। हमारी शॉप है गेरवा जास्ट कछुआर का गाँव है हमारा। तो नगला चारण गाँव पड़ता है, बीच में से आगे आके ना लड्डू से पहले महाराष्ट्र में स्कॉर्पियो में 6 से 7 लड़के थे। उनमें से एक संजय नाम का है, एक ओम प्रकाश है। संजय और ओम प्रकाश आपस में जिज्ञासा है। उनके साथ और भी अन्य लड़के थे 4-5। उन्होंने लाठी डंडा सरियों से हमसे हमला किया। हमारे पास बैग था, बैग में लेके भाग गए। मुझे मारा है, मेरे एक पैर फ्रैक्चर है, दूसरे को राइट पैर के घुटने में उसमें माइनर फ्रैक्चर है। सर में टाँके आए, पैर में टाँके आए। राइट हैंड है मेरा, उसमें भी सूजन आ रही है। पीछे कमर पे भी, साइड में पसली हो गई। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो संजय नाम का शख्स है, वो हमारे मौसा जी का दामाद है। तो मौसा जी से पैसे उधार ले रखे, इसलिए 14-15 लाख रुपये। अभी लड़की का और इसका विवाद चल रहा है, डिवोर्स का। तो तुम्हें इनका मामला चल रहा है। मौसा जी अपने पैसे के लिए जाते हैं तो कभी बता रहे हैं। अकबरपुर थाना अंतर्गत खेड़का गांव में दीवार की नापतोल को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। इसके चलते एक भाई के परिवार ने दूसरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रकाश रैगर अपनी जमीन पर बने दीवार की नापतोल कर रहा था। इस दौरान बड़ा भाई खैराती का परिवार आया और विरोध करने लगा। साथ ही उसके परिवारजनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल का इलाज अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। एक दीवार के ऊपर झगड़ा हो गया, रास्ते छोड़ रहा के, क्योंकि मेरी दीवार है, मेरी नींद भरेड़ी पहले कमरा हो जो मैंने और ढवा के दोबारा सुबह को बना रहे हो जो आता ही। और मेरे मेहरबानी धक्को दियो, मोटे आ रहा है लाठी ले मेरे धड़ाधड़। कौन कौन लोग थे मारपीट करने वाले? एक वक्त फोटो, एक वक्त दादी, खैराती, एक प्रेमी और एक वक्त सौरभ सायरा को सायरो। अच्छा, तो किस चीज से हमला किया है? लाठी से। कहाँ लगी है आपको? मेरे एक तो पैर में लगी है, यहाँ एक लाठी यहाँ दी है, एक यहाँ दी है, एक यहाँ दी है, एक फांसों में पड़ी है, जो हाथ पर। मारपीट करने वाले कौन कौन है? बता चलो, एक तो सायरा को छोरो है, एक बार दादो है खैराती, एक बार की दादी है प्रेमी। ये 3 ने मेरे दिए करी ज्यादा। तो ये घर पे आके मारपीट करी? घर में मेरे वहाँ में योग मेरे प्लॉट में जो माल में बना वो दीवार नापा तोली कर रहे हो मैं। बस नापा तोली कहीं कर गया तभी तो मैंने बनाया हमला कर दिए। हाँ, गुंडा पुलिस आई थी क्या? भाई बट की जमीन कोई दूसरा की थोड़ी है। भाजपा नेताओं के अनुसार खाली सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार आगामी समय में 3 राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इसके चलते लोकसभा में भी पार्टी की मजबूत स्थिति होगी। वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व में उथल पुथल का दौर है। ऐसे में प्रचंड बहुमत की सरकार मजबूती के साथ काम कर सकती है, जबकि अल्पमत की सरकार में सहयोगी दलों से पूछकर ही निर्णय लेने से कई बार विलंब भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मजबूत सरकार देश को मजबूती प्रदान करेगी। सर, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान राजस्थान से जिस तरह से डॉक्टर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को टिकट दिया है, ऐसा लगता है कि आगामी लोकसभा विधानसभा को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को साधना चाहती है और ओबीसी के दोनों प्रत्याशियों को टिकट दिया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। वो सभी जातियों को, सभी कार्यकर्ताओं का, और आप ये ओबीसी की बात कर रहे हो, ओबीसी में कार्यकर्ता होने के नाते भी इनको मौका तो दिया ही है। साथ में पत्रकार महोदय मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों को दोनों इस भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। और संगठनात्मक रचना से लेके और हरियाणा के चुनाव से लेके और एमपी एमएलए के चुनाव में दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी जो भूमिका निभाई है, उससे भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा माहौल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में खड़ी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। सर, आप लगता है कि जो राज्यसभा है वो बहुमत भाजपा को बहुमत मिलने जा रहा है, बहुमत के बहुत करीब है, तो ये भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि है? देखिए, जब बिल पास होता है तो उसमें राज्यसभा में कई बार दिक्कतें आती हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल ले लीजिए और हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हर स्टेट पे हमारी सरकार है। तो मानना है कि अब की बार हमारा बहुमत बन जाएगा, तो बिल पास होंगे और विकास कार्य में केंद्र सरकार की योजना हर स्टेट तक जाए
उसमें अहम भूमिका निभा पाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास को लेकर बात थी। कई बिलों में कहीं दिक्कत आती तो वो दिक्कत नहीं आएगी और विकास के कार्य में गति आएगी। सर, वर्तमान में बात की जाए तो देश में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब लगता है कि इसका फायदा राज्यसभा के चुनाव में मिल रहा है और राज्यसभा में लगभग बहुमत के आसपास पहुंच गई है। देखिए 22 राज्यों में चुनाव सरकार होने से हमारी आपने देखा कि डबल इंजन की सरकार होने से विकास कार्यों में गति मिलती है। जैसे राजस्थान में खुद हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2 साल बनाम 5 साल, और आज पहला मुख्यमंत्री पूरे भारत के अंदर के एक एक गांव में जाके रात्रि विश्राम करके आम जनता की समस्याओं को सुनता है और तुरंत प्रभाव से उन समस्याओं का समाधान कर रहा है। तो इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन सरकार होने से विकास कार्य गति होती है और विकास बहुत होते हैं। सर, एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जानकारी है कि उसमें 3 छोटे दल भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा की जो संख्या बल लोकसभा में वो भी बढ़ सकती है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब देश विकास से गति की ओर चलता है, आपने देखा कि पूरे विश्व में युद्ध का माहौल सा बना हुआ है, लेकिन आज जो भारत की विकास गति है, भारत की जो रेट ऑफ दर है, वो अब भी मजबूत स्थिति में है औरों से बढ़िया। तो ये सब लोग देखते हैं कि एक विकास करेगा तो कौन? नरेंद्र भाई मोदी। किसके नेतृत्व में? नरेंद्र भाई मोदी जी। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो विकास हुआ है उसको देखते हुए आम आदमी भारतीय जनता पार्टी जुड़ के और देश की भागीदारी, योग्यता में भागीदारी बनना, देश के विकास में भागीदारी करने के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं और आना भी चाहिए। उधर भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार राज्यसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उतारने पर कार्यकर्ताओं में खुशी है। राजस्थान में सतीश पूनिया ने प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी की सेवा की है और वे हरियाणा के प्रभारी भी हैं। इसी प्रकार भाजपा की महिला नेत्री एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर अलका गुर्जर भी वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रत्याशियों की निश्चित जीत में किसी को संदेह नहीं है। उसके बाद जो बांग्लादेशी लोग थे उनको सबको निकाला गया है और आज उनकी ये दशा होगी, न तो बंगाल के रहे, पश्चिम बंगाल के रहे और न ही इंडिया के रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा राज्य स्थापन, अच्छा देश का विकास हो और देश की योजनाओं को लाभान्वित पहुँचे, तो उसके लिए जो बाहर के लोग आए हुए हैं इनको निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए विश्व पटल पर भारत को शक्ति के रूप में भरना होगा। जैसे आपने देखा कि बंगाल की सारी सीमाओं को सीज कर दिया गया है और जो बाहर के लोग आए थे उनको बाहर खदेड़ा जा रहा है, इस तरह हर स्टेट में ऐसा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार होगा कि जो बाहर के लोग उग्रवादी हैं, दूसरे संगठन के लोग आ रहे थे, वो नहीं आएंगे और आम आदमी अपनी सुरक्षा और मजबूत स्थिति में रहेगा। जिस तरह बहन बेटियों की इज्जत रहती है, सब में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ये बाहर के लोग हैं इनको भगाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम है। तो सीमा पर चाहे नेपाल हो, पश्चिम बंगाल हो, बांग्लादेश हो और पाकिस्तान हो, चाइना हो, इनसे सीमा विवाद है। तो स्पष्ट और पूर्ण बहुमत की और ताकतवर सरकार इनका मुकाबला कर सकती है, कमजोर सरकार इनका सामना नहीं कर सकती। तो राज्यसभा लोकसभा में पूर्ण बहुमत इंडिया के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। देखिए बहुमत होने के बाद कई बार डिसीजन लेने में बैकफुट पर नहीं आती है सरकार। और आज राज्यसभा और लोकसभा में जब पूर्ण बहुमत होता है ना, तो ये हमारा विजन है ना कि विश्व पटल पर भारत का सर्वोच्चता के नाम पर रोशन हो और एक विकास की गति में और महान शक्ति के रूप में भारत उभरेगा। तो पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद और निर्णय लेंगे और अच्छा काम करेंगे, ये फायदा होगा पूर्ण बहुमत आने से। तो देश हित में मानते हो आप? ये देश हित की बात है और ये होना चाहिए। और ऐसा नरेंद्र भाई का, मोदी का विजन है कि देश सब विश्व पटल पर सबसे आगे रहेगा और विकास गति में भारत जो आगे बढ़ रहा है ये बढ़ता रहे, ऐसा हमारा भी मानना है। सर, कहीं अल्पमत की सरकार अभी है लोकसभा में, तो कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति से मुकाबला करने में कहीं न कहीं मोदी को दिक्कत है, प्रधानमंत्री जी को। इसलिए वो लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए रणनीति बना रहे हैं और वो राज्यसभा के चुनाव के माध्यम से सहयोगों को मिला करके जिस तरह से लोकसभा में व्यवस्था की जा रही है या रणनीति बनाई जा रही है, अब लगता है कि ये अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, विशेषकर अमेरिका और चाइना को। देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो आप ये कह रहे हो कि मोदी जी घबरा ही नहीं रहे। आप इस बात को तो नकारो कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए, जब कोई आक्रमण हुआ, आतंकवाद हुआ, कोई किसी के साथ घोटाला हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। देश विकास की गति में है, विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में देखा हुआ कि हर देश के अंदर आर्थिक मंदी आई हुई है, लेकिन भारत के अंदर आज तक आर्थिक मंदी न आई और न आएगी। क्यों? कि नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार में सबका लाडला और सबका साथ सबका विकास की बात करने वाला और केंद्र सरकार की योजनाओं के गांव तक पहुंचाने वाला
और सबकी भावना की कदर करने वाला ये नेतृत्व उनके हाथ में है। और भारतीय जनता पार्टी इस काम में सबसे आगे है और ये अच्छा काम हो रहा है, इसमें सबका सहयोग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने अलवर शहर में कई जगह गंदे पानी की सप्लाई के आरोप लगाए हैं। सैनी ने बताया कि अलवर के स्कीम 2 स्थित टिटोड़ा मोहल्ले में बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। स्थानीय लोग मजबूरी में टैंकर मांगा रहे हैं और जलदाय विभाग में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। सैनी ने बताया कि सप्लाई लाइन करीब 40 साल पुरानी है और वह खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी गंदे पानी की सप्लाई के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ऐसे में राजस्थान में जलदाय विभाग को ध्यान देना चाहिए। सर, अलवर शहर के जो स्कीम नंबर 2 है, इसमें टिटोड़ा मोहल्ला है, वहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है, झागदार बदबूदार, और लोग पी नहीं पा रहे हैं, मजबूरी में टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं। शहर के बीच बीच में ये स्थिति है, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैंने पूर्व में भी अपनी बातें रखी थी कि गर्मी आ रही है, गर्मी को देख करके पानी की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन हमारा लोकल प्रशासन है वो सोया पड़ा है। पीएचडी डिपार्टमेंट तो बिल्कुल सोया पड़ा है, जो ना के बराबर है, वो कुछ कर ही नहीं रहा। जो हमारे यहाँ से विधायक है, मंत्री भी है राजस्थान सरकार में, यहाँ से हमारे सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, जो अच्छे मजबूत मंत्री हैं, वो पूरा कोई बीजेपी के नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसा चल रहा है चलने तो आराम भरोसे चल रहा है। अभी कल भी हमारे पास शिकायत आ रही थी कि हमारे स्कीम 2 में टिटोड़ा मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पूरा गंदा पानी नाले से सीधा सप्लाई हो रहा हो, ऐसा गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, बिल्कुल झागदार, बाल्टी भर तो बिल्कुल झाग जागो से भर जाए, ऐसा गंदे पानी लेकर के पीएचडी के अफसर को दिखा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से पाइप लीक हो रही है। 30-40 साल पहले जो पाइप लाइन डली पड़ी थी उन्हीं से सप्लाई हो रहा है, नहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा। पानी की वैसी कमी है, पानी के लिए लोग परेशान है, टैंकरों से सप्लाई हो रही है, और दूसरे थोड़े बहुत 2-3 दिन में एक सप्लाई देते हैं, उसमें 1 घंटे के लिए गंदा पानी देते हैं। जब जो अन्य स्टेटों में जिस तरह गंदा पानी से बीमार हुए हैं, आदमी मरे, वो नौबत नहीं आ जाए, इसलिए पहले ही प्रशासन को जाग जाना चाहिए। हमारे जो मंत्री हैं संजय शर्मा जी, उनको या भूपेंद्र यादव को, जो हमारे अलवर से सांसद भी हैं, मंत्री हैं, इनको प्रशासन को खींचना चाहिए और पब्लिक का ध्यान रखते हुए सहयोग करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये कि सर, जल जीवन मिशन जो बड़ी राष्ट्रीय योजना है, उसमें अरबों खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो सरकार शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो 40 से 50 साल पुरानी पाइपलाइन है वो गल चुकी है, उनमें नाले का पानी मिक्स होकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो जितनी भी खराब टूटी फूटी पाइपलाइन है उनको सुधारना चाहिए, इस बात की ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। अगर काम को अगर तरीके से किया जाए तो यही है, पुराने पाइपों का बदला जाए। जन जीवन मिशन जो इन्होंने जो योजना चालू करी, इससे पहले हमारे दूसरी योजनाएं थी जो पूर्व में हमारे राजस्थान सरकार थी, गवर्नर जी को उस टाइम पे भी चल रहा था। तो ये ऐसा कुछ निर्णय नहीं, इनको तो खाली कागजों में दिखाना है कि हमने ऐसा काम किया है, कागजों में करोड़ों रुपये खर्च कर देंगे और धरातल पे वो आएगा नहीं। कोई भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि अगर नीचे के काम करेंगे, पाइप बदलेंगे, इसमें इनको क्या पैसा मिलेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो ये तो मोटा काम कर रहे हैं, जहाँ मोटा भ्रष्टाचार हो, मोटा पैसा कमाया जाए। बीजेपी का नेताओं का ध्यान काम पे नहीं, पैसे पे। आपको लगता है कि जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हो रहा है? बहुत ज़्यादा मोटा घोटाला है। वो तो जब सरकार हटेगी, दूसरी सरकार आएगी, जब भी होगा। इनकी सरकार तो घोटाला को उजागर नहीं करेगी। हम पूर्व में भी कह रहे हैं कि यहाँ राजस्थान में कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा, कोई योजना पे कोई काम नहीं हो रहा, ना महंगाई पे, ना एजुकेशन पे, ना मेडिकल पे, कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक गर्मियों में पानी की समस्या होती है, पानी पे भी नहीं दिया, गंदा पानी पिलाया जा रहा है। तो राजस्थान में क्या पूरे देश में बीजेपी सरकार फेल है। इसका आगामी चुनाव में पब्लिक सबसे तैयार है। ईटाराना सैन्य परिसर में 9 राजस्थान बटालियन एनसीसी द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। इसके 5वें दिन कैडेट्स को हथियार प्रशिक्षण सहित विभिन्न सैन्य एवं नागरिक विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिविर के माध्यम से सेना की कार्यप्रणाली, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों का व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। वहीं शिविर का संचालन कैंप कमांडेंट कर्नल रणयोध सिंह एवं डिप्टी कैंप कमांडेंट कैप्टन अरुण यादव के निर्देशन में किया जा रहा है। शिविर की शुरुआत ड्रिल एवं शारीरिक प्रशिक्षण से हुई। वहीं सीमा एवं तटीय क्षेत्र सुरक्षा विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय एकता विषय पर एसओ जसवंत सिंह द्वारा व्याख्यान दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद डॉक्टर अंजुबाला द्वारा श्रेष्ठ नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। साथ ही शाम के सत्र में चिकित्सा दल द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार की तकनीकों एवं स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में बताया गया। वहीं रोल कॉल एवं सांस्कृतिक अभ्यास में भी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
अलवर में जयपुर रोड से 2.5 पेड़ी पर नगर निगम के अधीन बगीचे की 4 दीवारी गिराऊ हालत में है। यहाँ हर साल जामुन, कैरी और आम आदि का ठेका दिया जाता है, लेकिन जयपुर रोड से सटी इसकी दीवार गिराऊ हालत में बनी हुई है। जगह जगह से दीवार टूट जाने के कारण अंदर जाने के रास्ते भी बन गए हैं। कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रशासन को शिकायत पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में खंडेलवाल ने जिला कलेक्टर से मौके का निरीक्षण कर बगीचे की दीवार की मरम्मत और 2.5 पेड़ी पर टूटे हुए स्वागत बोर्ड को फिर लगवाने का आग्रह किया है। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की जिला कमेटी जन समस्याओं को लेकर 18 जून को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगी। सीटू कार्यालय पर जिला संयोजक मोहन सिंह राघव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान शहीद हुए जवानों और अन्य दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वालों सहित किसान सभा के विविध नेता कामरेड जसमाल खां को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं राघव ने कहा कि शहर के व्यस्त बाजारों में अग्नि हादसे आदि दुर्घटनाएं होने पर इससे निपटना आसान नहीं है। वहीं आवारा पशु समेत कई अन्य समस्याएं भी बनी हुई है। आज हमने जो हमारे भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के बैनर तले संगठन है भवन निर्माण श्रमिक और अलवर लाल झंडा ई रिक्शा यूनियन, तो भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू का आज हमने जिले की मीटिंग बैठाई है। मीटिंग हमने इसलिए की है कि हमारे अलवर शहर को नगर निगम बने कई साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ हमको नगर पालिका वाली भी सुविधा नहीं मिल रही। जैसे जगह जगह सड़क खोदी गई है, गलियों में मेन रोड भी खोद डाले, और अब बरसात का मौसम भी आने वाला है। आप किसी भी गली में चल जाओ, कूड़ों को ढेर पड़े हैं, सफाई का कोई नाम नहीं है। दूसरा, बड़े बड़े नाले या छोटी नाले भी प्लास्टिक के डस्ट से ढकी हुई हैं। अगर मैं कल भी थोड़ी बरसात आई थी तो बाहर पानी सारा सड़कों पे घूमने लगा। इसलिए नगर निगम को चाहिए कि वो अपने जो सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं उनको ये दुरुस्त कराएं। दूसरा, पूरे शहर में आवारा पशुओं की भरमार है। कहीं पे गाय आपस में लड़ रही हैं, कहीं सांड ज़बरदस्ती से सब्जी मंडी में घुस जाते हैं, सुअर भी विचरण करते हैं। तो इस पे भी नगर निगम को ध्यान रखने की जरूरत है। उधर बैठक में रजनी शर्मा, मुकेश सोमवंशी, महेश कुमार गर्ग, राजरानी गुप्ता, अशरफ खान, कन्हैया लाल सैनी, भागचंद सोनू शर्मा और रतन लाल सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं लाल झंडा ई रिक्शा यूनियन बस स्टैंड के अध्यक्ष मुरारी लाल सैन की भी उपस्थिति रही। इस मौके पर पुलिस द्वारा ई रिक्शा चालकों पर अत्याचार के आरोप भी लगाए गए। उधर बैठक का संचालन विशेष आमंत्रित सदस्य मुख्तार सिंह ने किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बेटी कन्यादान संस्था द्वारा अनेक सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। संयोजक गोपाल जायसवाल के अनुसार बेसहारा परिवारों को करीब 2 महीने का राशन प्रदान किया गया। साथ ही बच्चों और महिलाओं को स्लीपर सहित पानी के मटके भी प्रदान किए गए। इस मौके पर दिलीप खंडेलवाल, के खंडेलवाल, संगीता सिंह, सपना नरूका और अमिता आदि उपस्थित रहे। आज बेटी कन्यादान के तहत जो अलवर के नीट परिवार हैं, बेसहारा परिवार हैं, उनको आज बेटी कन्यादान द्वारा सहयोग किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ पर सभी टीम कार्य कर रही है। इस बेटी कन्या के सभी सदस्य यहाँ पर शामिल हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ दिलीप जी हैं, के खंडेलवाल जी हैं, संगीता सिंह जी हैं, अमिता जी हैं और सपना नरूका जी हैं। आज बेटी कन्यादान के सभी मेंबर यहाँ शामिल हैं और जो निया हैं आज उनका भी विशेष सहयोग दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 परिवार हैं जो अलवर के हैं, बेसहारा हैं, उनका सहयोग। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ का 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय अधिवेशन रविवार को भरतपुर के यूआईटी ऑडिटोरियम में संपन्न हो गया। अधिवेशन के दौरान भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठन की कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी हुआ है। इसमें खैरतल तिजारा जिले के मसवासी गांव के संजय कौशिक को सर्वसम्मति से प्रदेश उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद सौंपा है। महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कौशिक को यह जिम्मेदारी दी है। उल्लेखनीय है कि वे पहले से ही प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। साथ ही समय समय पर सरकार के सामने शिक्षकों के हितों के मुद्दों को उठाते रहते हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी मिलने पर संबंधित वर्गों ने हर्ष जताया है। नई कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष मेघवान सिंह
और प्रदेश महामंत्री के पद पर नवीन शर्मा को मनोनीत किया गया है। अधिवेशन में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, सेवा शर्तों और भविष्य की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा की गई। और वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की जिला इकाई ने कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया है। अलवर के पुलिस अन्वेषण भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई। साथ ही संगठन की आगामी रणनीति और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इसके अलावा समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा प्रस्तावित जन जागृति अभियान है, जिसके तहत आज पहले दिन अलवर से दौसा आए हैं और यहाँ अलवर में हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर्मचारियों से रूबरू है और कर्मचारियों की मांगों को लेके हर कर्मचारी से हमने बात की है, क्योंकि राजस्थान की सरकार को बने 2.5 साल हो गए। कर्मचारियों के मांग पत्र दिए हुए हैं, जिसमें हमारे मुख्य मांगे जो वेतन विसंगतियां हैं और चयनित वेतनमान 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 है। मंत्रालय कर्मचारियों का द्वितीय पदोन्नति 4200 है। ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 10% ग्रामीण भत्ता है और जो ठेका कर्मचारी है उन्हें नियमित करने की और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की और जो बजट घोषणा है जिसमें 2 साल के अनुभव में छूट देने की घोषणा की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। अलवर के अग्रसेन मार्ग स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ सोमवार को हवन यज्ञ और भंडारे के साथ संपन्न हो गया। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर संयोजक लोकेश कुमार अवस्थी ने बताया कि यहां 1 से 7 जून तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान वृंदावन धाम के कथावाचक आचार्य विष्णु गोस्वामी द्वारा वाचन किया गया। इसके समापन पर हवन यज्ञ के साथ भंडारे का आयोजन किया गया है। तो समस्त अवस्थी परिवार की तरफ से भागवत का आयोजन किया था, जो 1 जून से और 7 जून तक भागवत हुई है और आज 8 जून को इसका समापन हुआ और भंडारा हो रहा है। आज भंडारा चल रहा है। इसमें कहाँ पर हुआ? ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ओसवाल जैन स्कूल के सामने अग्रवाल धर्मशाला के पास में कथावाचक श्री विष्णु जी गोस्वामी जी श्री धाम वृंदावन से आए हैं। उन्होंने यहाँ पे कथा का वो किया था, कथावाचक की आज समापन हो गया। सभी लीलाएं हुई उसमें। कंस उद्धार हुआ था और रुक्मणी विवाह हुआ था, सुदामा चरित्र हुआ था, ध्रुव चरित्र। आज सुबह तो घर पे पूजा हुई, चौकी पूजन हुआ और हवन हुआ और भागवत जी का विदाई करी। भागवत जी को और व्यास जी को विदा किया। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली भारतीय खेल प्राधिकरण फिट इंडिया अभियान और CFI द्वारा आयोजित हुई। संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रताप ऑडिटोरियम से शुरू हुई इस रैली के अवसर पर DSP अंगद शर्मा, यातायात पुलिस निरीक्षक संजय शर्मा, NEB थाना प्रभारी दिनेश मीणा, जिला ओलंपिक संघ महासचिव पन्नालाल सैनी और साई के मुख्य कोच शिव कुमार सैनी आदि मौजूद रहे। DSP शर्मा ने लोगों से प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकालने का आह्वान किया। वहीं IMA अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल ने आहार में सोयाबीन जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम में खेल अधिकारी अंजना शर्मा, पूर्व मुख्य कोच सबल प्रताप सिंह और ITBP के सुल्तान सिंह आदि भी उपस्थित रहे। आज अलवर में काफी जगहों पर हमने भी काफी लोगों को इनवाइट किया है के अंतर्गत काफी लोग अभी आने वाले भी हैं। साइकिल डे है, इसके उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं। जो भी संस्थाएं हमसे जुड़ी है उनका हार्दिक अभिनंदन, तो इसलिए हार्दिक स्वागत। विशेष रूप से टी-शर्ट ले ली है, उनसे मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा, ये पहनने के लिए दी जाती है, तो कृपया आप एकलव्य फाउंडेशन राजस्थान प्रांत द्वारा एक वृक्ष एक जिम्मेदारी एक बेहतर कल की तैयारी थीम पर कार्यक्रम किया गया। इसके तहत पौधरोपण, काव्य गोष्ठी एवं ऑनलाइन ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम अलवर स्थित यशवंत स्कूल के सामने नगर निगम पार्क में संपन्न हुआ। वहीं आयोजन संस्थापिका डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण पंडित, प्रदेश महासचिव JD राणा, प्रदेश मंत्री समाज सेवा प्रकोष्ठ कविता नीमला
और प्रदेश मंत्री कला प्रकोष्ठ मीनाक्षी जैन की विशेष भूमिका रही। इस मौके पर 21 छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर ऑनलाइन ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस दौरान बच्चों एवं युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण विषय पर रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि मानव जीवन के आधार भी हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अंत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निरंतर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया। श्री राजर्षि अभय समाज के चुनाव निर्वाचन अधिकारी द्विजेंद्र की देखरेख में संपन्न हो गए। वर्ष 2026 से 2029 तक के कार्यकाल के लिए हुए चुनाव में फिर से अध्यक्ष पंडित दरवेश शर्मा को चुना गया है। इसी तरह उपाध्यक्ष परशुराम कौशिक, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, उप मंत्री जसवंत सैनी, महानिदेशक मनोज कुमार गोयल, उप निदेशक अंकित शर्मा और संगीत निर्देशक जितेंद्र गुप्ता होंगे। साथ ही कोषाध्यक्ष राकेश शर्मा, रंगमंच निर्देशक राजेंद्र आचार्य, श्रृंगार एवं वेशभूषा निर्देशक प्रदीप सेन, भंडार व्यवस्थापक दीपेंद्र उपाध्याय, लेखाकार कैलाश तायल, प्रचार मंत्री देवराज शर्मा, प्रेक्षागृह व्यवस्थापक अनिल शर्मा एवं उप प्रेक्षागृह व्यवस्थापक सुभाष गोट चुने गए। गायत्री परिवार के जिला युवा प्रकोष्ठ द्वारा संचालित एकलव्य बाल निर्माण केंद्र में संस्कार शाला का आयोजन किया गया। यह केंद्र कच्ची बस्ती गणेश गुवाड़ी में चल रहा है, जिसमें बस्ती के लगभग 35 विद्यार्थी संस्कारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पानी की बचत की अपील करते हुए पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के विषय में बताया गया। संस्कार शाला का संचालन यहाँ एक मंदिर में ममता गुप्ता एवं मुकेश गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक संस्था प्रीत फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्रसेन सर्किल से भगत सिंह सर्किल तक के क्षेत्र में सफाई की गई। साथ ही आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं डालने की अपील की गई है। साथ ही लोगों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे गायों को सड़कों पर चारा न डालें, क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इस स्वच्छता अभियान में नगर निगम ने भी सहयोग प्रदान किया। निश्चित रूप से प्रीत फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं नरेश पाल सिंह, इनकी एक अनूठी पहल पे आज अग्रसेन चौराहे से और भगत सिंह तक करीब 50 से 60 युवा और जिसमें हर वर्ग के लोग थे, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, जिसमें जो सबको आपको अलवरवासी हैं जानकारी होगा, जो अग्रसेन से और भगत सिंह तक डिवाइडर हैं, यहाँ लोग काफ़ी लोग जिसको कहते हैं गायों के लिए चारा डाल देते हैं और काफ़ी जो है वो गायें खाने को तो आती हैं, लेकिन वो दुर्घटना का भी एक केंद्र बन जाती हैं। कुछ गाड़ियां जो हैं टक्कर मार जाती हैं और इस तरह का रहता है। और उसके अलावा जब नहीं खाया जाता है चारा तो वो गंदगी भी फैला देती है। अलवर शहर में अग्रसेन सर्किल से लेकर और भगत सिंह तक सफाई की, और मेरा ये मैसेज है सबको कि जो पुल के ऊपर या डिवाइडर के बीच में जो चारा लोग गाय को डालते हैं, प्लीज़ ना डालें, क्योंकि वो एक्सीडेंट की वजह बनती है और उससे लोगों को और गाय को दोनों को नुकसान होता है। तो चारा एक निश्चित स्थान या गौशाला में ही डालें, और कूड़ा रोड पे डाल के हम हमारे शहर को गंदा कर रहे हैं। और मेरा एक विज़न है कि हम अलवर शहर को सारे मिलकर नंबर 1 बनाएं, और सारे इसकी सुंदरता को हम मिलकर बढ़ाएंगे तो ही बढ़ेगा, तो ही ये नंबर 1 बनेगा। और गौशाला चारा डलेगा तो उससे क्या है कि रोड पर एक्सीडेंट कम होंगे और गौ माता का भी हम ध्यान रख पाएंगे। और गौ माता जो पॉलीथीन खाती है वो पॉलीथीन ना खाए, यही मेरा मैसेज है। और आप सब मिलकर, हम अलवर वासी मिलकर इसमें सहयोग करें। तो यही कहना चाहूँगा, यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश पाल सिंह है। अलवर में कटी घाटी मोड़ सहित डिवाइडर पर लगाए गए पौधों के नष्ट होने के आरोप सामने आए हैं। पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग के केंद्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ था। उस समय रोड के डिवाइडर पर काफी संख्या में पौधे लगाए गए थे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा भी नगर बगीचे से कटी घाटी तक रोड चौड़ा करवाने के अलावा दोनों तरफ पौधे लगवाए गए थे। मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो लगभग सभी पौधे नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इस रोड पर काफी मैरिज होम होने के कारण जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने मांग की कि कटी घाटी से 2.5 पेड़ी तक डिवाइडर को गौरव पथ में बदलते हुए यहाँ मिट्टी भरकर पौधे लगाए जाने चाहिए। साथ ही सभी मैरिज होम को प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं थर्माकोल का उपयोग नहीं करने के लिए पाबंद किया जाए।
और समाज के युवा संगठन की ओर से सुदेश खामरा का अभिनंदन किया गया। उन्हें भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश संगठन मंत्री एवं जिला सह प्रभारी का दायित्व दिया गया है और समाज के युवाओं द्वारा उन्हें तलवार भेंट की गई। वहीं खामरा ने प्रदेश और राष्ट्रीय हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में ओबीसी को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सतीश पूनिया एवं डॉक्टर अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाने को इसी दिशा का कदम बताया। साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उधर इस दौरान शहर युवा अध्यक्ष राजेश खन्ना, मनीष खामरा, नरेश, सतीश, मोहन, सुभाष, अशोक, लोकेश, राजकुमार और गोपी गुंडली मौजूद रहे। सर, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के ओबीसी मोर्चा में आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, क्या आपको दायित्व रहेगा और कब से आप काम शुरू करेंगे? मैं बुधवार से काम शुरू करूँगा और अभी जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने ओबीसी मोर्चे मुझे प्रदेश का प्रचार प्रसारण सह प्रभारी बनाया गया। मैं शिस्त नेत्रा को धन्यवाद दूंगा जो हमसे छोटे कार्यकर्ता को भी ऊपर तक पहुंचाने में योगदान रहा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, आपने देखा भजनलाल जी शर्मा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय, जिन्होंने पता भी नहीं था उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को ध्यान रखती है और कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार जो है, शीर्ष नेता भी हमारे ये कहते हैं कि भाई जो रीढ़ की हड्डी हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता मजबूत जहाँ होता है तो वहाँ आपने देखा होगा कि भूज से लेकर प्रदेश तक मजबूत हमारा राजस्थान का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के दम पे हम चल रहे हैं। रही विकास की काम, तो एक बड़ी योजना जो बड़ी योजना है आज धरतल पे आ चुकी है। अब तक तो हवाई फायर हो रही थी, लेकिन जो धरतल पे आई है इनमें मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, डबल इंजन की सरकार को धन्यवाद दूंगा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष को जिन्होंने हमें बैठे बैठे पूरे राजस्थान को संतुलन करा। अभी 5 तारीख को मैं मीटिंग में गया था, प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हुई थी, उसमें प्रत्येक जिले से राजस्थान से 2-2, 4-4, 5-5 कार्यकर्ता है। जहाँ कार्यकर्ता संगठन होता है राजस्थान की, एक छतरी के नीचे हम बैठते हैं तो आपस में विकास के ऊपर चर्चा होती है, भाईचारा चर्चा होती है। तो इसलिए हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। राजस्थान के लोग आज राजस्थान में जो काम विकास की गंगा रही है, केंद्र सरकार ने आपने देखा होगा रोडों के ऊपर कितना जाल बिछा दिया। प्रत्येक जिले में 2, 4, 5 रोड बड़े बन रहे हैं, पुलें बन रही हैं। तो ऐसा राजस्थान की डबल इंजन की सरकार, मेरा मानना है अगले 10 साल में और राजस्थान की सरकार डबल इंजन की रहेगी। सर, मेरा सवाल ये कि ओबीसी को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रही है, आप ओबीसी के प्रचार मंत्री हैं, तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को दिया है, तो दोनों ही ओबीसी समाज से आता है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को पूरा मान सम्मान दे रही है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि ओबीसी राजस्थान में 96 जातियां हैं। 96 जातियों में से अभी आपने देखा राज्यसभा जो सांसद बनने जा रहे हैं वो आपके ओबीसी के दोनों सीटें ओबीसी की है। अलका गुर्जर जी ओबीसी की है, आदरणीय हमारे सतीश पूनिया जी भी ओबीसी से आते हैं। तो ओबीसी जाति पे जितनी सरकार ध्यान दे रही है तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा हमारा ओबीसी जातियों को। जो और ओबीसी जाति आने वाले टाइम पे भी देखो, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी का है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो इससे बड़ी क्या होगी, दोनों ओबीसी मोर्चे का भी ओबीसी में आता है और मेन पार्टी का भी हमारा ओबीसी का आता है। ओबीसी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सर, ओबीसी में जिस तरह से सतीश पूनिया जाट समाज के हैं, डॉक्टर अलका गुर्जर गुर्जर समाज की है, तो गुर्जर और जाट अगर दोनों भाजपा के साथ आते हैं तो आपको लगता है कि निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी? अब इससे बड़ी क्या खुशी होगी। राजस्थान में बड़ा तबका है, जाट तबका भी बड़ा है, गुर्जर तबका भी बड़ा है, दोनों जातियां हमने बैलेंस करी है और अगले चुनाव में दोनों जातियां साथ मिलकर राजस्थान में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, हमारी मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। इससे बड़ी क्या खुशी होगी दोनों जातियों के लिए। उनके लिए बहुत बड़ी खुशी कि मैं मीडिया में देख रहा हूँ
सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तो गुर्जर समुदाय के लोग इतने खुश हैं, जाट समुदाय के लोग इतने खुश हैं कि कोई हद नहीं है। कहीं मिठाइयाँ बट रही हैं, कहीं उनके स्वागत हो रहे हैं, कहीं उनके लोग खुद ही अपने को आप एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, खवा रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी हमारे लिए। पुरुषोत्तम मास के तहत जोड़ा पटेल नगर स्थित श्री वृंदावन चंद्रमा जी महाराज मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। यहाँ भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना सहित विष्णु सहस्त्रनामावली के पाठ, तुलसी अर्चना एवं हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम में 31 जोड़ों सहित पूजन हुआ। वहीं भगवान शालिग्राम का पूजन एवं तुलसी अर्चना की गई। सामूहिक रूप से विष्णु सहस्त्रनामावली के पाठ से वातावरण भक्ति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब हो गया। कार्यक्रम का संयोजन मंदिर पुजारी पंडित मोनू शर्मा ने किया। इसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर पर मोंटी राज, मुकेश प्रजापत, रमेश प्रजापत, ब्रजेश प्रजापत, मानवेंद्र गुजर, कांतिलाल और विजय प्रजापत आदि मौजूद रहे। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर श्री धार्मिक आयोजन रखा गया। मंदिर श्री वृंदावन चंद्रमा जी महाराज मंदिर परिसर में इस उपलक्ष्य में श्री विष्णु सहस्त्र नामावली अर्चना, श्री तुलसी अर्चना और उसके बाद हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद है जो भगवान का भंडारे का प्रसादी का आयोजन रखा गया। सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद मंत्रों का उच्चारण श्री वैदिक श्री एहसास ने अपने सानिध्य में श्री विष्णु सहस्त्रनामावली, श्री तुलसी अर्चना, श्री यज्ञ आहुतियाँ लगवाई गई। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला प्रभारी सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में प्याऊ लगाई गई। हनुमान सर्किल पर लोगों को कार्यकर्ताओं ने शीतल जल पिलाया। जयपुर संभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहिताश कुमार जाटव ने बताया कि यह प्याऊ हर साल लगाई जाएगी। इस दौरान विमलेश चौधरी, रजनी चंद्रावती, जयराम बैरवा, अरुण शर्मा और सुरेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा विवेकानंद स्मारक पर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकारों, ग्राहक जागरूकता सहित एमआरपी पर प्रभावी कानून बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय अभ्यास मंडल आयाम प्रमुख दुर्गा प्रसाद सैनी ने उद्बोधन दिया। उन्होंने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए संगठन की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए महेश जैन ने की। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। उधर संगोष्ठी में अमित छाबड़ा, माता दिन भाटी, जोगेंद्र गुप्ता, राजेश जोशी, एडवोकेट महेश शर्मा, रमेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर तेजेंद्र, देवेंद्र विजय और एडवोकेट रचना गोयल ने भी विचार रखे। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जैन ने एमआरपी पर कानून बनाए जाने की आवश्यकता बताई। अंत में जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने आभार व्यक्त किया और मंच संचालन नगर सचिव दीपक गुप्ता ने किया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर।
दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 84 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्कल के पास अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खैरतल के निकटवर्ती मातौर गांव में रविवार शाम तेज अंधड़ के दौरान टीन शेड उड़ने से एक युवक की मौत हो गई और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक मातौर गांव निवासी महेश की आयु 30 साल थी, जबकि उसके साथ काम कर रहे 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये तीनों निर्माण स्थल पर टीन शेड लगाने का कार्य कर रहे थे। उधर घायलों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है।
अकबरपुर क्षेत्र में रविवार देर शाम तेज हवाओं के साथ हुई बरसात का जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिला। तेज आंधी और बारिश के कारण कई स्थानों पर विद्युत पोल उखड़ गए और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई। इससे क्षेत्र के कई गांवों में बिजली आपूर्ति घंटों तक बाधित रही। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे ग्रामीणों को रात के समय परेशानी का सामना करना पड़ा। सहायक अभियंता कमलेश शर्मा ने बताया कि उमरन क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के कारण लगभग 20 विद्युत खंभे टूट गए हैं। विभागीय कर्मचारी लगातार मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं। उधर अकबरपुर क्षेत्र में रविवार शाम आई तेज बरसात और आंधी तूफान ने खेतिहर मजदूरों को भी प्रभावित किया। मजदूरों ने बताया कि वे इन दिनों खेतों में खाद डालने का कार्य कर रहे हैं और रात्रि विश्राम के लिए खेतों में अस्थायी टेंट लगाकर रहते हैं। अचानक तेज हवाओं और बरसात के कारण उनके टेंट उड़ गए, जिससे बिस्तर, कपड़े, अन्य घरेलू सामान भीग गए। ऐसे में मजदूरों को रात गुजारने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में गोवंश पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। क्षेत्र के गांव चोमू में जल जीवन मिशन की योजना भी ढंग से संचालित नहीं हो रही, अन्यथा ग्रामीणों की ओर से जोड़ में पानी भरा जा सकता था। फिलहाल तो यहां पेयजल संकट आमजन के अलावा पशुओं के लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है। क्षेत्र के निवासी मूल सिंह, राकेश सिंह, बच्चन सिंह, बच्चू सिंह, भंवर, श्याम सिंह और भगवान आदि के अनुसार गोवंश के लिए पंचायत प्रशासन को पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। अकबरपुर क्षेत्र से गुजर रहे अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248A को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, लेकिन बरसात के बाद सड़क किनारे डाली गई मिट्टी कीचड़ में बदल गई। बारिश का पानी मिट्टी को बहाकर सड़क पर ले आया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी को मिलने के बाद जेसीबी मशीन की सहायता से कीचड़ को हटाने का कार्य किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के बाद हाईवे निर्माण कार्य वाले हिस्सों में ऐसी समस्या बार बार सामने आ सकती है। ऐसे में कार्य को जल्द पूरा करवाया जाए। आज बारिश आई है, बारिश से क्या इधर रोड का काम चल रहा था तो पानी बीच में भर गया, तो थोड़ी देर ये रास्ता अवरुद्ध रहा है। अब ठेकेदार के आए हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से अब इसको सही कर दिया, पानी को निकाल दिया है। भारत विकास परिषद की राजगढ़ शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह रविवार को टहला चौराहे स्थित एक निजी गार्डन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुनील खंडेलवाल रहे, जबकि अध्यक्षता जिला समन्वयक राधेश्याम गुप्ता ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वालों में शाखा अध्यक्ष दिनेश सैन, सचिव दीपक विजय, कोषाध्यक्ष पारस सराफ और महिला प्रमुख प्रीति शर्मा शामिल रहे। वक्ताओं ने परिषद के सेवा, संस्कार और समर्पण के मूल्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही संगठन विस्तार के तहत अवधेश साहू, संचित भांगला, राजकुमार गुप्ता, योगेश कुमार शर्मा और डॉक्टर राम हरीश शर्मा को परिषद की सदस्यता दिलाई गई। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश सैन ने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से राजगढ़ शाखा को सेवा और सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में नई बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। समारोह में पूर्व जिला समन्वयक राजेश शर्मा ठेकेदार, रश्मि विजय, संगीता विजय, पंकज भट्ट, शिवचंद शर्मा, राजेंद्र विजय, प्रीति विजय और सुनीता शर्मा आदि मौजूद रहे, जबकि संचालक गजेंद्र विजय ने किया। वहीं बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अकबरपुर ग्राम पंचायत से खाटू श्याम जी के भक्त उत्साह और श्रद्धा के साथ खाटू धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान खाटू श्याम जी के जयकारों ने पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया। भक्तों ने बताया कि वे प्रत्येक माह खाटू श्याम जी के दरबार में दर्शन करने जाते हैं। यात्रा का आयोजन ग्रामीणों के आपसी सहयोग से किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कलयुग में भगवान खाटू श्याम जी के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि, खुशहाली और शांति की कामना की है। राजगढ़ कस्बे के गणपति गार्डन में जिला स्तरीय प्रगति सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं क्रिसिल फाउंडेशन ने यह आयोजन किया। डीएफसी अमितचंद मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में 195 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें महिला सखियां, जनप्रतिनिधि, LIC प्रतिनिधि और सामुदायिक नेतृत्वकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता, महिला सशक्तिकरण एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में सखियों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करना था। वहीं ग्रामीण विकास ट्रस्ट की राज्य प्रमुख ऋतुराज राठौर ने संस्था द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी प्रदान की। सम्मेलन में कई सखियों ने बताया कि परियोजना से जुड़ने के बाद उनके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, डिजिटल ज्ञान एवं वित्तीय जागरूकता में वृद्धि हुई है। अलवर जिले के अंदर ग्रामीण विकास ट्रस्ट और क्रिसिल फाउंडेशन दोनों के सहयोग से एक जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया,
जिसमें अलवर जिले की 150 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। ये सभी महिलाएं किसी न किसी तरीके से एक फॉर्मल काडर से जुड़ी हुई है, जिसे आप LIC बीमा सखी, बैंक ई मित्र, CSP, इनके पास विभिन्न ये स्रोत हैं जिससे ये आसपास के इलाकों में वित्तीय साक्षरता और फाइनेंशियल रेजिलियंस और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करती हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं। और ये प्रोग्राम आज हमने रखा तो इसमें क्षेत्र के विभिन्न स्टेक होल्डर्स, जैसे हम कहें सरपंच साहिबान और यहाँ पे पंचायत समिति से पधारे हुए लोग, पूर्व में SBI बैंक के मैनेजर्स और LIC से पधारे हुए ऑफिसर्स थे, जिन्होंने विभिन्न तरीकों से हमारी इन सखियों का मोटिवेट किया इनको और इनको आगे बढ़ने के लिए विशेष तरीके से प्रेरणा दी। बड़ौदा में नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। कस्बे के मुख्य बाजार, राजकीय औषधालय, उप तहसील परिसर के बाहर और विभिन्न गली मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून पूर्व हो रही बारिश के कारण कचरे से दुर्गंध उठने लगी है, जिससे क्षेत्र में मक्खी मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कोरी शंकर हाड़ा ने तत्काल प्रभाव से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। उधर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल अग्रवाल ने बताया कि सफाई व्यवस्था का टेंडर समाप्त हो जाने के कारण कुछ समय के लिए समस्या पैदा हुई है। वहीं नया टेंडर जारी कर दिया गया है और शीघ्र ही नियमित सफाई व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। खैरतल तिजारा में जिला स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की त्रैमासिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें बालिका जन्म दर, शिक्षा, महिला सुरक्षा एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं अधिकारियों को प्रतिवर्ष लिंगानुपात में न्यूनतम 2 अंकों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास के निर्देश दिए गए। साथ ही संस्थागत प्रसव में वृद्धि करने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वन स्टॉप सेंटर पर एक महिला कांस्टेबल द्वारा ऑन कॉल सहायता की हिदायत भी दी गई है। वहीं पोष अधिनियम के तहत सभी संबंधित संस्थानों में आंतरिक शिकायत समितियां गठित होंगी। इसके अलावा कई अन्य हिदायतें भी दी गई हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिरमन और जया सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट आदि मौजूद रहे। उधर खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में जिला सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं जनहित से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान आगामी मानसून एवं संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में सभी नगर निकायों को मानसून से पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित हो रहा है। भिवाड़ी के गांधी कुटीर के सेक्टर 4 स्थित महाराणा प्रताप पार्क में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जलदाय विभाग द्वारा भारी भरकम और त्रुटिपूर्ण बिलों को रद्द कर सही बिल जारी करने पर चर्चा की गई। भाजपा मंडल महामंत्री राहुल सिंह राजपूत के अनुसार पानी की बेहद अधिक राशि वाले बिल भेजे जा रहे हैं, ऐसे में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान राधेश्याम शर्मा, कालूराम कुमावत, राम जनक, विनय वर्मा, पंकज त्यागी, LS सिंह, विजय सिंह, हरिप्रकाश और संध्या सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं सोमवार को भिवाड़ी के सेक्टर 4 गांधी कुटीर अरावली विहार निवासियों ने जलदाय एक्सियन कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अधिकारी ने 3 दिन में पानी के बिल में सुधार का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर राहुल सिंह राजपूत सहित क्षेत्र के प्रमुख लोग मौजूद रहे। अलवर शहर के तिजारा फाटक के पास से बाबा गरीबनाथ छात्रावास में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मेघवाल विकास समिति की ओर से भाजपा SC मोर्चा उत्तर जिला अध्यक्ष पद पर वेद कृष्ण को नियुक्त किए जाने पर स्वागत किया गया। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के अनुसार वे SC समाज को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा सरकार की योजनाओं का लाभ भी इस वर्ग को दिलवाया जाएगा। इस अवसर पर मेघवाल विकास समिति के अध्यक्ष मेरचूराम सांवरिया ने हर्ष जताया। वहीं पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशाज वर्मा आदि मौजूद रहे। समिति की तरफ से आज श्री बाबा गरीबनाथ छात्रावास में श्री वेद कृष्ण सरपंच को SC मोर्चा का उत्तर का जिला अध्यक्ष बनाया है और आज हमने इनको बुला करके यहाँ इनका सम्मान किया है और हम आशा करते हैं कि ये
समाज की और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सेवा करेंगे। इस अवसर पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे अनुसूचित जाति मोर्चे की अलवर उत्तर जिले के अध्यक्ष के रूप में जो दायित्व मिला है उसको हम भली भांति निभाएंगे, पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के जो भी सिद्धांत हैं उनके साथ काम करेंगे। और मुझे आशा उम्मीद है कि हम अनुसूचित जाति के अंदर बीजेपी के लिए बेहतर कार्य करेंगे। ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में रोगियों की भरमार के चलते लगी लंबी कतारें, 1200 मरीजों पर पहुंची दैनिक ओपीडी। दुर्घटनाओं का सबब बनी हाई वोल्टेज विद्युत लाइनें, कठुमर और रैणी क्षेत्र में गंभीर रूप से झुलसे 2 ग्रामीण। नगर निगम और यूआईटी ने फिर शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बारिश के पानी की निकासी और सुचारू यातायात है उद्देश्य। और घरेलू सिलेंडर की बढ़ी दरें और कांग्रेस ने लिया आड़े हाथ, पिछले अरसे में 89 रुपए प्रति सिलेंडर की हो चुकी है बढ़ोतरी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।